तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान आर्थिक समीक्षा का राजकोषीय प्रबंधन का टॉपिक। इसके साथ हम पढ़ेंगे डेट ट्रैप में फंसता राजस्थान, और इसके साथ भी भाई इससे डेट ट्रैप में फंसने से बचने के लिए राजस्थान बजट में क्या प्रावधान किए गए तो वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजकोषीय प्रबंधन क्या होता है। राजकोषीय प्रबंधन राज्य की जो आय और व्यय होता है उसका हिसाब किताब करता है, और लोन कहाँ से ले रहे हैं इन सब का एक हिसाब किताब रखने का प्रबंधन होता है। इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे कि राज्य कहाँ से पैसे प्राप्त करता है। तो राज्य एक तो राजस्व से प्राप्ति होती है, गैर संघ पूंजीगत प्राप्तियां होती है। राजस्व के अंदर प्राप्तियां कहाँ कहाँ से होगी। स्वयं के कर से राज्य को टैक्स लगाता है, कर के अलावा भी राज्य पैसा कमा लेता है। केंद्रीय कर में हिस्सेदारी होती है राज्य की, जैसे IGST होती है उसमें राज्य की हिस्सेदारी होती है। केंद्रीय सहायता, और जैसे स्वयं का कर होता है इसमें भी कौन कौन से कर है, मुद्रांक और पंजीकरण, राज्य उत्पाद शुल्क शराब पे लगता है, वाहन कर, फिर ये राज्य की GST SGST होती है, विद्युत के ऊपर जो टैक्स लगता है वो हो गया, और शुल्कों की। राज्य खर्चा कहाँ कहाँ पे करता है। जब ये पैसा राज्य को प्राप्त होता है तो राज्य का एक तो राज्य का राजस्व व्यय होता है, जिसके अंदर मजदूरी होगी, वेतन हो गया, पेंशन हो गया, कोई कर्ज ले रखा हो तो उसका ब्याज EMI भर रहा है। एक होता है पूंजीगत परिव्यय। पूंजीगत में क्या होगा, राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा खर्च करेगा, सड़कें, हॉस्पिटल वगैरह, पुल, ये सब बनाएगा। उधार और अग्रिम, कोई जो कर्ज ले रखा है उस कर्ज को पूरा उधार चुकाई दी उसकी, या किसी को दे दिया उधार। राज्य जो पैसा लेता है वो कहाँ कहाँ से लेगा। एक तो राज्य आंतरिक ऋण ले लेगा, केंद्र से भी ले लेगा, फिर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि से भी ले लेगा। ये फंड होता है, राज्य बीमा प्रावधायी फंड होता है। एक राज्य अपने पास रिजर्व फंड रखता है, वो हो गया। इन सबसे राज्य अपना पैसा लेता है। गैर सांग पूंजीगत के अंदर क्या आता है, राज्य ने कोई किसी को उधार पैसा दे रखा है तो वो वापस राज्य ने वसूल कर दिया तो वो इसके अंदर आएगा। और विनिवेश, राज्य ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था फिर उसको उसने लीज पे दे दिया या बेच दिया, विनिवेश होता है। फिर अपन देखेंगे घाटे कौन कौन से। राजकोषीय घाटा हो गया, राजस्व घाटा हो गया, प्राथमिक घाटा हो गया। ये सारी चीजें अपन इन सबसे रिलेटेड डाटा पढ़ेंगे। डाटा कौन कौन सा आपको याद रखना है, आपको नंबर भी याद रखने पड़ेंगे कुछ चीजों के, आपको कुछ चीजों का क्रम याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कहाँ पे, सबसे ज्यादा कहाँ से पैसा आता है उसका क्रम, या सबसे ज्यादा खर्च कहाँ पे हो रहा है उसका क्रम, या किसी योजनाओं में आवंटन हो गया तो वो क्रम। फिर ग्रोथ रेट भी याद रखनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें अपन याद करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति के अंदर अपन, राजस्व प्राप्ति के अंदर कौन कौन से, स्वयं का कर, कर बिन राजस्व, केंद्रीय करों की हिस्सेदारी, केंद्रीय सहायता। तो राजस्व प्राप्ति अपने यहाँ कितनी है, 2,27,000। एक बार इतना ही याद रखो, 2,27,000। 250 बाद में याद कर लेंगे। 2,27,000, 2,27,000 जो पैसे आ रहे हैं उसमें से 1,03,000 कहाँ से आ रहे हैं, राज्य खुद का टैक्स है, राज्य खुद कमा रहा है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये बाकी का भी डाटा है तो बाकी का डाटा अपन को याद नहीं रखना है। ठीक है, बाकी का क्या याद रखेंगे, बाकी का याद रखेंगे क्रम क्या है। सबसे पहले देखेंगे सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, स्वयं के कर से पैसा आ रहा है अपन को राजस्व में। फिर आ रहा है केंद्रीय के करों में हिस्सेदारी। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कितनी है अपने यहाँ, तो यहाँ 77, ये 77,000 के आसपास है। ठीक है, उसके बाद कर बिन, कर के अलावा भी आ रहा है पैसा 23,000 के आसपास। फिर केंद्रीय सहायता में 22,000 आ रहा है, तो ये 1,03,000 है। उसके बाद ये केंद्रीय क्रम में हिस्सेदारी कितनी होगी अपने पास, 77,000। ये याद नहीं रखना, बस क्रम याद। सबसे ज्यादा किसका, स्वयं कर, केंद्रीय क्रम हिस्सेदारी, फिर कर बिन और केंद्रीय सहायता। ये राजस्व प्राप्ति। लेकिन राजस्व प्राप्ति कितनी है, 2,27,000, इतना याद रखना है। फिर दूसरा अपन ने प्राप्तियों में क्या पढ़ा था, गैर साख पूंजीगत प्राप्तियां, ये कितनी है, 524। ये याद रख लेना। ठीक है, कुल प्राप्तियां कितनी होगी, कुल प्राप्तियां अपन इसको जोड़ देंगे गैर साख पूंजीगत को, 2,27,000 को जोड़ देंगे और 524 को, इनको जोड़ेंगे तो कितना बढ़ेगा, वही बढ़ेगा, 2,27,774। ये डाटा याद रखना है वापस आपको, कि प्राप्तियां कितनी है कुल। फिर खर्चा कितना कर रहे हैं अपन, खर्चा अपन कर रहे हैं 3,00,000, 3,00,000 का तो खर्चा कर रहे हैं। कमाई कितनी है, 2,27,000 की, खर्चा कितना कर रहे हैं, 3,00,000 का। ठीक है,
अब खर्चे के अंदर भी कहाँ कहाँ जा रहा है, खर्चे के अंदर राजस्व व्यय जो अपन कर रहे हैं, पेंशन वगैरह ये सब दे रहे हैं ना, जो मजदूरी वेतन, तो दो उनसत्तर, 269 तो सिर्फ जा रहा है अपना राजस्व व्यय। तो 3 लाख के अंदर से 269 तो जा रहा है राजस्व व्यय, मतलब 90% पैसा कहाँ जा रहा है, राजस्व व्यय में जा रहा है। राजस्व व्यय में भी सिर्फ 40,000 किधर जा रहे हैं, ब्याज भुगतान कर रहे हैं जो अपन ने कर्ज ले रखा है। ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च कर रहे हैं, 3 लाख में से 270 तो अपन ने खर्च कर दिए भाई, मजदूरी वेतन पेंशन इन पे और ब्याज चुकाने में, तो पीछे क्या बचा, पीछे 30,000 बचे अपने पास। 30,000 रुपए जो बचे अपने पास, तो 30,000 अपन इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं। ठीक है। फिर थोड़ा बहुत बचता है, कोई उधार या किसी को पैसा दे रहे हैं, तो 267 करोड़ रुपए ये बचते हैं, तो ये अपन दे रहे हैं। तो इसमें बड़ा बड़ा डाटा याद रखना है अपन को कि भाई 3 लाख खर्च कर रहे हैं, तो 269 अपन कहाँ कर रहे हैं, राजस्व में कर रहे हैं। फिर 30,000 कहाँ कर रहे हैं, पूंजीगत व्यय में। और थोड़ा बहुत 200 प्लस 250 के आसपास कहाँ कर रहे हैं, अपन उधार और ग्रीन में। ठीक है। अब अपन निकालते हैं कि भाई राजस्व घाटा, राजस्व घाटा कैसे निकालेंगे, तो राजस्व प्राप्तियां जो हो रही है अपने 2,27,250, जो अपन को राजस्व प्राप्तियां आएंगी 2 लाख, ये वाली, ये राजस्व प्राप्तियां, इसके अंदर से क्या माइनस करेंगे, राजस्व व्यय करेंगे। तो अपनी प्राप्तियां तो कितनी, 2,27,000 है, खर्च कितना कर रहे हैं, 2,69,000 कर रहे हैं। इनके बीच में गैप कितना हो गया, 41,950, लगभग 42,000 मान के चलो। तो 42,000 करोड़ का तो अपन घाटा है अपने पास, अपन कमा नहीं रहे, उतना तो खर्च हो रहा है, ऊपर से ये इतना लेना पड़ रहा है। और अब राजकोषीय घाटा, तो ये डाटा आपको याद करना है, घाटे जितने भी इनके सबके डाटा याद होने चाहिए। घाटे निकल जाएंगे अगर आपको ये 4-5 चीजें याद है, तो आप घाटा निकाल दोगे अच्छी तरह। फिर राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा में क्या है, खर्च कितना है अपना, टोटल टोटल खर्च कितना है अपना, 3 लाख है। ठीक है। इसके अंदर से क्या माइनस करना है, एक तो जो अपन ने राजस्व प्राप्तियां की है 2,27,000, और गैर सांख पूंजीगत प्राप्तियां की है 524, इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास ये कुल प्राप्ति आ जाएगी। इन कुल प्राप्तियों को कुल व्यय में से घटाएंगे अपन, 3 लाख के अंदर से 2,27,000 घटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 72,000 के आसपास आ जाएगा, 72,420। तो आपको याद हो गया, 72,420 अपन को याद रखना है। फिर आता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा में क्या होता है कि तो राजकोषीय घाटा अपन ने निकाला था 72,420, ठीक है, उसके अंदर से ब्याज भुगतान कितना किया है, तो अपना घाटा कितना था, 72,420 था, उसमें से ब्याज भुगतान कितना किया था अपन ने कहा था भाई टोटल अपना खर्चा कितना था, 3 लाख, 3 लाख के आसपास मान के चल रहे थे। 3 लाख में से 269 राजस्व पे खर्च कर लिए, इधर 30 खर्च कर लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूंजीगत पे, और 268 के आसपास उधार रखे। इसमें से भी अपन ने जो 40,000 चुकाए थे, 40,000, ये 40,000 क्या ब्याज भर रहे थे। ठीक है। ये जो ब्याज है ना, ये अपन राजकोषीय जो घाटा निकाला था उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 32,241, 32,241 आ जाएगा। ये क्या है, प्राथमिक घाटा हो गया। ठीक है। अब इसमें से और क्या चीजें अपन को याद रखनी है, तो अपन ने जो मतलब, अब देखते हैं वेतन और मजदूरी पे कितना खर्च कर रहे हैं अपन, एक ये डाटा लेंगे, 70,000 वेतन मजदूरी पे खर्च हो रहा है। ठीक है। ये डाटा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 70,000, ये तो ब्याज पे जा रहा है, ये वेतन पे खर्च हो रहा है। ठीक है। 70,000 वेतन पे खर्च कर रहे हैं, इधर 70 कर दिए, पीछे कितने बचे, इधर 2 लाख, 2 लाख में से 40,000 ब्याज के दे दिए। ठीक है। 160 बचे अपने पास। ठीक है। फिर इसमें कुछ ऐसे ट्रेंड दे रखा है कि भाई अपन जो ये 70,000 खर्च कर रहे हैं, ये अपन ने जो कमा रहे थे उसका कितना परसेंट है, तो 31% है ये।
और अपन जो खर्च कर रहे हैं उसका कितना है, जो इसका खर्च है इसका ये कितने परसेंट है, तो ये कि 35% है। फिर एक और चीज बता रहे कि अपन जो ब्याज भर रहे हैं ना, तो वो भी अपनी कमाई का कितना है, तो कि ये 40,000 भर रहे हैं, ये अपनी कमाई की जो 2,27,000 की, तो उसका कितना प्रतिशत है, तो कि भाई 17% है। और जो खर्च कर रहे हैं उसका कितना है, इसका कितना है, 14% है, ऐसे करके। ठीक है, बाकी चीजें आगे पढ़ेंगे। तो अब एक ये राजस्व प्राप्तियां जो कर रहे हैं 2,27,000, तो ये क्या है, निरंतर बढ़ ही रही है, 5 साल का डाटा दे रखा है, तो अपन देखते हैं ये कंटिन्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो बढ़ रही है, राजस्व प्राप्तियां बढ़ रही है, जिसमें वृद्धि दर कितनी है, 11%। ये याद रखना है यार, ये इसकी ग्रोथ रेट है राजस्व प्राप्तियों की, ये ग्रोथ रेट याद रखनी है। अब आगे देखते हैं, तो क्या राजकोषीय घाटा है जो, ये बात अपन लास्ट में करेंगे वापस। ठीक है, वो राजस्व घाटा जीडीपी का कितना है, 4.26, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, 4.26 राजकोषीय घाटा जीडीपी का। और फिर जीडीपी राजस्व घाटा सिर्फ राजस्व, ये 2.4 है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बस इतना ज्यादा कुछ है नहीं। अब क्या कि जो राजस्व खर्चा कर रहे थे अपन पीछे, जो अपन ने देखा कि भाई, ठीक है, तो वो राजस्व खर्चा सेवावार देखते हैं तो कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहा है, तो क्या सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, सामाजिक सेवाओं पे खर्च हो रहा है, उसके बाद सामान्य सेवाओं पे, और ये आर्थिक सेवाओं पे। तो ये सारणी का इनका सार यही है कि भाई 42% तो अपन कर रहे हैं सामाजिक सेवा में, सामान्य सेवा में 32% कर रहे हैं, आर्थिक सेवा में 25% खर्च कर रहे हैं पैसा। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है, इसमें एक तो ये डाटा याद रखना, याद रहे तो, नहीं तो क्रम, ये जो क्रम है, ये क्रम याद रखना कि भाई सामाजिक सेवा में सबसे ज्यादा, फिर सामान्य सेवा में कर रहे हैं, और फिर आर्थिक सेवाओं में, तो क्रम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वापिस। फिर अपने पास आती है कि जो राजकीय स्थिति है इसका मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता में क्या होता है, इसमें होता है ट्रेंड, भाई एनालाइज किया होता है कि कौन सी चीजें बढ़ रही है, कौन सी घट रही है, किसका कितना योगदान है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि जो प्राप्तियों की प्रवृत्ति है, वो अपन देखें तो राजस्व प्राप्ति है ना, उसकी ग्रोथ रेट कितनी है, अभी अपने पीछे बढ़ा था कि भाई 11.79% है। और राजस्व प्राप्तियों में सबसे ज्यादा अपन को खुद के टैक्स से पैसा मिल रहा है, स्वयं के कर से, खुद के टैक्स की उसकी बढ़ोतरी कितनी हो रही, 9.8% से बढ़ रहा है वो। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर भी वापस इन्होंने बताया है कि भाई ग्रोथ रेट कितनी है, तो इनकी तो कोई ग्रोथ रेट आपको याद करनी नहीं, बस इनकी ग्रोथ रेट का जो क्रम है ना, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी है, सबसे कम किसकी है, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी है, मुद्रांक एवं पंजीयन, राज्य उत्पाद शुल्क, फिर वाहन कर, फिर विद्युत कर, फिर सबसे 5 नंबर पे SGST। ये 2-3 बार याद रखना। फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जो खर्च कर रहे हैं उसकी प्रवृत्ति क्या है, तो खर्च की प्रवृत्ति इन्होंने कहा है कि भाई जो भी अपना कुल खर्च है, उसके जो राजस्व प्राप्तियों का योगदान कितना है, 75.7, 70 मान, ठीक है, 75-76% तो भाई के जो अपन कमाते हैं उसका योगदान है भाई, जो खर्च करते हैं उसमें। तो बाकी का, बाकी अपन इधर उधर से लोन लेते हैं, और गैर साख पूंजीगत वाला हो गया। फिर इन्होंने कहा कि अपन जो खर्चा करते हैं राजस्व है, उसमें क्या है, उसमें जो मजदूरी वेतन दे रहे हैं वो 35% है। मजदूरी वेतन पे ऐसे कितने खर्च कर रहे थे वो, 70,000, और ये 70,000 35% के बराबर है। ये अपन कितना कर रहे थे, 2,69,000, और कुल व्यय कितना था, 3 लाख के आसपास था। ठीक है, फिर इसके अंदर से अपन ब्याज भर रहे थे 40,000 के आसपास, वो कितना था इसका, 14% था। ठीक है, फिर इन्होंने कहा जो विकासात्मक व्यय है, विकास के लिए जो खर्चा किया जा रहा है, वो कितना है, 70% है कुल खर्च का। कुल खर्च में से 70% अपन कहाँ खर्च कर रहे हैं, विकासात्मक व्यय। विकासात्मक व्यय में क्या क्या होता है कि सामाजिक सेवाएं होगी, आर्थिक सेवाएं होगी, इसको ही कहता है विकासात्मक व्यय। ठीक है, ये इसका 70% है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, एक फिर इन्होंने कहा कि जो पूंजीगत परिव्यय कर रहे हैं, यहाँ से जो अपन इंफ्रास्ट्रक्चर जो, ठीक है, के लिए खर्च कर रहे हैं ना, उसका ट्रेंड क्या है, पूंजीगत व्यय में कि भाई 30,000 खर्च कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं भाई ये पिछले साल से
15% बढ़ा है। फिर आगे आता है कि भाई राजकोषीय देनदारी, जो ऋण एवं अन्य दायित्व होते हैं। राजकोषीय देनदारी में क्या, अपन ने अभी तक आज तक कितना पैसा ले रखा है अपने ऊपर, कर्ज है। तो राज्य के ऊपर अभी तक जो कर्ज देखते हैं वो कितना होता है। तो इस पैराग्राफ का जो सार है ये कि भाई राज्य के ऊपर जो कर्ज है 6,40,844 करोड़ है। 6,41,00,000 मान के चलो, 6,41,00,000 करोड़ राज्य के ऊपर कर्ज है। और ये कर्ज जीडीपी का कितना परसेंट है, 37% है, जो बहुत चिंता का विषय है। फिर सरकार कहती है कि ये खर्च अपना इतना नहीं है। क्यों? कि अपन ने जो क्या कुछ अतिरिक्त ऋण लिया है, किस लिए लिया था कि जीएसटी क्षतिपूर्ति जैसे पहले दे रहे थे, और कुछ पूंजीगत व्यय भी किया है, तो इसके कारण कुछ लोन लेना पड़ा है। इसको अपन को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये सडनली अपना ऐड हुआ है। तो इसको घटाते हैं तो 6,07,382 बनता है। 6,07,000 जो बन रहा है ये जीडीपी का कितना है, 35.70 है। ठीक है, अतिरिक्त लोन के साथ में इसको जोड़ेंगे तो 6,40,00,000 और इसको घटा देंगे 6,07,000, ये जीडीपी का 35.70, 6,40,37 है। ठीक है, तो अब जो देनदारी है उसमें भी क्रम क्रम दे रखा है कि क्या है उनका क्रम। तो जो सबसे ज्यादा पैसा ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, आंतरिक ऋण से। आंतरिक ऋण कितना है अपना, जैसे 4,07,000 है तो इसमें 4,48,00,000, 4,48,00,000 तो क्या है अपने पास, आंतरिक ऋण है। फिर राज्य बीमा और प्रावधायी निधि से अपन कितना पैसा ले रहे हैं, 75, 76 मान के चलो, 76,000 के आसपास। ठीक है, ये सब राशि करोड़ में है। ठीक है, फिर आरक्षित निधि जमा, वहां से अपन कितना उठा रहे हैं, तो 62,500 के आसपास। फिर केंद्र सरकार अपन को कितना दे रही है, तो 53,500 के आसपास। सबसे ज्यादा 4,48,000 आंतरिक ऋण। इसमें पैसा एक इसका ही याद है, आंतरिक ऋण का 4,48 याद रख लेना, बाकी का क्रम में याद रखना कि भाई सबसे ज्यादा आंतरिक ऋण, फिर राज्य बीमा प्रावधायी निधि, फिर आरक्षित निधि से, फिर केंद्र सरकार से अपन पैसा ले रहे हैं। फिर इन्होंने कहा है राजकोषीय समेकन है। राजकोषीय समेकन क्या होता है, राजकोषीय समेकन में ये होता है कि आपको अपना जो भी राजकोषीय प्रबंधन है उसमें क्या है, राजस्व जो होता है ना उसको बढ़ाओ। ठीक है, राजस्व को बढ़ाना है और जो खर्च कर रहे हो ना उसको युक्ति संगत बढ़ाना है कि भाई वो जरूरी है तभी खर्च किया करो, बेफालतू में खर्चा नहीं करना है बेफालतू की चीजों पे। फिर तीसरी बात इसमें कि जो भी तुम कर्ज ले रहे हो ना उसका प्रभावी प्रबंधन करो, भाई उसको पता होना चाहिए कहाँ खर्च हो रहा है, पूंजीगत व्यय में खर्च होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने चाहिए ताकि आगे से अपना राजस्व व्यय बने, फ्यूचर के अंदर वहां से आय जनरेट हो। ठीक है, इन्होंने बताया कि देनदारियां जो है ना वो अपन जो इतना कमा रहे हैं ना उसका 282% है, 282% है अपनी। और खुद का जो टैक्स होता है अपन कमा रहे हैं तो खुद से पैसा, तो उसका तो क्या भाई 5 गुना है, 5.05 गुना। डेब्ट जीडीपी रेशियो है जो, वो कितना है अपना, अगर अतिरिक्त ऋण के साथ 37.6, और इसके बिना 35.70। ठीक है, 2% का अंतर है इसका। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि जो स्कीम वार अपन पैसा अलॉट कर रहे हैं, सरकार स्कीमों पे पैसा कितना खर्च कर रही है। सरकार स्कीम पे 2,45,608 करोड़ ये जारी किया गया था पैसा, और खर्च कितना किया है, 1,32,00,000, तो मतलब 50-60% ही पैसा खर्च किया है। फिर अपन देखते हैं स्कीम में कौन कौन से क्षेत्र में जा रही है, तो ये ग्राफ दिया गया, इसमें ये जो सबसे बड़ा हिस्सा है, तो यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, शिक्षा और स्वास्थ्य का। फिर सेकंड नंबर पर पेयजल और ऊर्जा का, तीसरे नंबर पे आएगा सामाजिक सुरक्षा का, चौथे पे इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, पांचवे पे आएगा ग्रामीण विकास, और छठे पे शहरी विकास आएगा। तो ये जो क्रम दे रखा है ये भी याद करना इंपॉर्टेंट है कि जो पैसा खर्च कर रहे हो तुम, जो आवंटित किया है भाई आपने खर्च किया है, वो कौन से क्षेत्र पे सबसे ज्यादा है, तो शिक्षा स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा किया है, फिर पेयजल और ऊर्जा पे खर्च कर दिया अपन ने, फिर सामाजिक सुरक्षा पे कर दिया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फिर ग्रामीण विकास, फिर शहरी विकास। इसको मतलब कैसे ही करके याद कर लो, अपन कहानी बना दो। जैसे तुम सबसे पहले पढ़ने लगे, फिर तुम्हारे स्वास्थ्य इस पे तुमने खर्च किया, फिर तुमने पानी पे और लाइट पे खर्च किया, फिर तुमने अपने सामाजिक सुरक्षा पे खर्च किया। ठीक है, फिर तुमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उस पे कर किया, मकान के अंदर मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के पैसे कर दो, फिर तुमने गाँव पे खर्च किया, फिर शहरों पे खर्च किया। ठीक है, ऐसे करके रिलेटेड करके कुछ भी बना दो। ये सारणी जो अपने क्रम पढ़ा था वो उसका पैसा दिया, ये कोई इंपोर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये कोई याद करना नहीं है, बस कोई इंपोर्टेंट
अब अपन वापस चीजें रिवाइज करते हैं, अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो अपन देखते हैं, तो अपनी जो प्राप्तियां थी वो कितनी थी, 2,27,000 मान के चलो। फिर राजस्व प्राप्ति ये इतनी थी 2,27,000, ये कोई 564 ऐसे करके कुछ थी, ठीक है। फिर खुद का कर कितना था इस 2,27,000 में, अपने खुद का कितना था, 1,03,000 के आसपास था। उसके बाद केंद्रीय क्रम में ये पैसा आ रहा था, केंद्र जो IGST वगैरह लगा था वहां से भी अपना पैसा बढ़ता है, तो वो अपन को देते हैं। फिर कर के अलावा भी पैसा आता है, केंद्र अपनी सहायता करता है वो भी, तो ये क्रम याद रखना है, ठीक है। अब अपन जो खुद का देख रहे थे, हम खुद पैसा कमा रहे हैं, उसमें ग्रोथ रेट का अपन ने क्रम देखा था, वो क्या है, मुद्रांक और पंजीकरण, उसकी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। फिर राज्य उत्पाद की ग्रोथ रेट, फिर वाहन कर की, फिर विद्युत उत्पाद शुल्क, ये हो गया, फिर SGST हो गया, ये अपन को याद रखना है। फिर अपन देख रहे थे खर्च कितना कर रहे हैं, तो क्या 3 लाख के आसपास खर्च कर रहे हैं। राजस्व व्यय इसमें 2,69,000 कर रहे हैं। पूंजीगत पर 30,000 करोड़ के आसपास कर रहे हैं। उदार अग्रिम पर 267 के आसपास ऐसा कुछ था, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें भी मजदूरी वेतन पे 70 जा रहा है, ब्याज पे 40,000 जा रहा है, ये आपको याद रखना है। फिर अपने राजकोषीय घाटा पड़ा था, तो राजकोषीय घाटा अपन ने कितना पड़ा था, राजकोषीय घाटा अपन ने देखा था कि भाई 72,000 के आसपास कुछ आया था, 72,420। फिर राजस्व घाटा कितना देखा था अपने, 41,950। फिर प्राथमिक घाटा अपने देखा था 32,241, ये अपने निकाल के देखे थे सारे। जो देनदारियां थी वो दो टाइप में देखी थी, एक 6,40,00,000 की भी अपन देख के चल रहे थे, और एक अपन देख रहे थे कि भाई जो अपन कह रहे थे वो अतिरिक्त ऋण लिया वो नहीं किया, तो 6,07,000 के आसपास कुछ थी, ठीक है। GDP से मूल्यांकन करें, ये GDP का 37 है, और ये 35, 0.7 है, ये 0.6 ऐसा कुछ था, मतलब 35.5, 37.5 ऐसे मान के चलते, 2% का फर्क आता है। जो देनदारियां थी उसमें सबसे ज्यादा क्या था, आंतरिक ऋण था, 4 लाख के आसपास तो अपने पास। उसके बाद राज्य बीमा निधि से ले रहे थे, फिर आरक्षित निधि जमा से, फिर केंद्र सरकार से अपन ले रहे थे, तो ये क्रम भी याद रखना इम्पोर्टेंट है, पैसा कहाँ कहाँ से ले रहे थे। अपन खर्चा कर रहे हैं, उसके अंदर से जो राजस्व व्यय होता है, मजदूरी, ब्याज, अदायगी, इन सब के भी अपन देखते, तो अपन कहते हैं राजस्व व्यय में सबसे ज्यादा अपन किस पे खर्च कर रहे हैं, सामाजिक सेवा पे, फिर सामान्य सेवा, ये तो फर्स्ट है सामाजिक, सेकंड पे सामान्य, थर्ड पे आर्थिक सेवा होगी, एक ये क्रम पड़ा था। एक अपन ने कहा था कि भाई कुल व्यय का 70% तो विकासात्मक व्यय अपना, ठीक है, विकासात्मक व्यय। फिर अपन ने कहा था ये चीजें मतलब पड़ी। फिर अपने का स्कीम वार जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा किस पे जा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे जा रहा है। फिर अपने पेयजल पे, पानी और ऊर्जा पे खर्च कर लिया। फिर अपने सामाजिक सुरक्षा, उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लग गए, फिर गाँवों का विकास किया, फिर शहरों का विकास किया, ये क्रम पड़ा। फिर आगे अब देखते हैं बजट। बजट के अंदर क्या बात की गई है कि भाई अपने ऊपर इतनी देनदारियां वगैरह, तो कैसे कंट्रोल करोगे सब कुछ। तो सरकार ने कहा कि अपन विवेकपूर्ण है ना राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय संमितन करेंगे, तो कैसे करेंगे। सरकार ने कहा एक तो FRBM है ना, उसकी जो सीमा है 3.7% के, राजकोषीय घाटा इतना ही रखना है। अपना राजकोषीय घाटा कितना रख रहे थे अपन, 4.26। जो 4.26 है ना, ये GDP का, FRBM एक्ट कहता है 3.7% ही होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा GDP का। इससे ज्यादा होने पर भाई वो घाटा कंट्रोल में नहीं, अस्थिरता आ सकती है, कर्ज में जा सकते हो। तो सरकार ने अब जैसे कहा है कि बजट गया 2026 में कहा गया है कि भाई अगली बार हमें ना जब ये आर्थिक सर्वे आएगी तो उसमें आप देखना कि भाई बजट घाटा हमें ना 3.69, 3.79 सीमा है, इससे एक कम कर दिया, 3.69 इतना ही रखेंगे। तो फिर हम देखते हैं, इन्होंने कहा विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय समेकन। इन्होंने कहा एक ये जो CS है, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, इसके अंदर क्या होगा, सरकार ने कहा कि विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने है हमको, तो हम क्या करेंगे, रिजर्व बैंक का ये जो CSF फंड है इसके अंदर निवेश करेंगे। इसके अंदर निवेश करेंगे तो कितना निवेश किया, 2,934 करोड़ रुपया, थोड़ा थोड़ा हर साल निवेश करते रहेंगे। इसको अब कैसे समझ सकते हैं कि भाई जैसे 1,000 करोड़ का तुमने लोन ले रखा है 10 साल का, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, ये जो CSF फंड होगा, सरकार क्या करेगी कि जो CSF फंड है इसमें 100 करोड़ हर साल डालेगी, जिससे 10 सालों में ये 1,000 करोड़ हो जाएगा।
इस प्रकार से ये लोन अपने आप कवर हो जाएगा। एक इन्होंने बनाया गारंटी रिडम्पशन फंड। इसमें क्या होता है, सरकार कोई पीएसयू वगैरह सरकार की होती है, उनमें गारंटी दे देती है कि भाई हमारी गारंटी पे इसको लोन दे दो। लोन दे दिया, लोन नहीं दे पा रहे तो कौन भरेगा लोन? गवर्नमेंट भरेगी। गवर्नमेंट भरेगी तो गवर्नमेंट में एकदम से खर्चा आ जाएगा। गवर्नमेंट को क्या पता ये नहीं भरवा रहे, तो एकदम से आएगा तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का इसके लिए अपन एक अलग से फंड बना के रखेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहेंगे, और जब भी इस प्रकार की कोई सिचुएशन होती है तो वो वहां से उस फंड से लोन चुका देंगे, तो बर्डन नहीं पड़ेगा अपने पास, इन साइड में पैसा पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें, मतलब अचानक से कोई या कोई फंड अपन इस प्रकार की ये दो चीजें प्रबंधन कर रहे हैं, भाई कोई एकदम से सीधा सा अपन पे दबाव नहीं पड़े। एटीपी में क्या है, ऑप्शन करेंगे किसका, ट्रेजरी बिल ऑप्शन, नीलामी, नीलामी या बोली लगवाई जाएगी कि टी बिल जारी करेगी सरकार, कहेगी भाई मुझे 6% के ऊपर 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो कौन देगा? जो भी देगा तो सरकार उससे ले लेगी। इसमें कोई परसेंटेज भी नहीं, सरकार ये तय करेगी कि मार्केट से कम पे लोन मिलना चाहिए अपन को, ताकि अपनी जो लो कॉस्ट फंड मिल पाए, लागत ज्यादा नहीं लगे अपन जो भी कर्ज ले रहे हैं। इसके लिए एटीबी प्रावधान किए गए। अब राज्य को क्या है, सीएसएफ और जीआरएफ से कुछ फायदे हैं। फायदे क्या है, इसके अंदर जो भी निवेश किया जा रहा है ना सरकार, उसका अगर 50% सरकार निकाल सकती है, ठीक है, और उसके ऊपर कितना कर्ज लगेगा, 3.25%, इतना ही तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट इतना ही बढ़ता है। ये बहुत लो है, मतलब तुम आरबीआई से कहीं से किसी के भी पास से लोगे तो वो मार्केट रेट पे लोगे तो वो 7% 8% पे देता है, और इतना कम पे सरकार को मिल रहा है, तो सरकार के लिए भी ये फायदा हो जाता है। ठीक है, लागत कम लग रही है अपनी, कम लागत पर संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। तो इससे अब सरकार को क्या फायदा हुआ, तो सरकार कह रही है कि मुझे हमको फायदा होगा इस बार। तो 25-26 में के 600 करोड़ रुपए ना उसकी बचत होगी, और 26-27 में के 750 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है इन तीन चीजों से। ठीक है, फिर सरकार ने कहा कि स्विचिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सरकार कह रही है जो पहले के कोई लोन ले रखा है अपन ने, मानो 10% के ऊपर 5 साल के लिए कोई लोन ले लिया, सरकार कह रही है अब उसको वापस रीस्ट्रक्चर करेंगे। रीस्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें क्या होगा कि भाई अपन जो उसको, एक तो इसकी ब्याज दर कम करवा देंगे, टाइम बढ़ा देंगे। इससे क्या फायदा होगा कि कम कम पैसा देना पड़ेगा, जो भार और दबाव होता है ना वो कम हो जाएगा। केंद्र सरकार की एक योजना है कि भाई स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल पूंजीगत पूंजीगत खर्च है ना, जो निवेश, पूंजीगत निवेश जो है उसके हेतु साक्षी योजना इन्होंने लाई है। इसने क्या क्या, राज्यों को 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री, कोई भी ब्याज नहीं लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, 50 साल के लिए लोन लेके जाओ, ब्याज 1 रुपया नहीं लगाएंगे। लेकिन इसके अंदर शर्त है, शर्त कौन सी है कि भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सड़क, जलापूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में आधारभूत विकास के साथ अर्थव्यवस्था का समग्र विकास सुनिश्चित होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में अपना आय बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा तो राजस्व आय और सोर्स बढ़ जाएंगे पैसे कमाने के। तो इससे अपन को 9,000 करोड़, 9,500 प्राप्त होने की संभावना है। फिर केंद्र द्वारा इस योजना में राज्य की उत्कृष्ट प्रगति के लिए भी 26-27 के अंदर 15,000 करोड़ रुपए अपन को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार बजट में अपन ये प्रावधान देखते कि सीएसएफ हो गया, जीआरएफ हो गया, एटीबी हो गया, एसजीएस हो गया, और क्या हो गया, साथी, इन सब चीजों से अपन विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन कर पाएंगे और राजकोषीय समेकन कर पाएंगे। तो डेट ट्रैप क्या होता है? डेट ट्रैप वो होता है जब राज्य का जो ऋण जीडीपी रेशियो होता है ना, वो 30 से 50% तक बढ़ जाता है। अभी अपने देखा था राजस्थान पे कितना कर्ज है, 37 था, पंजाब में 50% है। तो इसमें क्या होता है, तो राज्य फिर क्या करता है, ऐसी स्थिति में कोई नया लोन लेता है ना, तो नया लोन से पुराना जो कर्ज ले रखा है उसको चुकाने के लिए लेता है, भाई वो पुराना कर्ज चुका दे, और थोड़ा बहुत जो उसके राजस्व खर्चे होते हैं उसमें डाल देता है। इसमें क्या होता है, पूंजीगत खर्चा नहीं कर पाता कुछ भी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है। अब राज्य इससे वापस क्या होगा, वापस राज्य पे कर्ज जुड़ेगा, राज्य वापस लोन लेगा, तो ये एक चक्र बन जाएगा पूरा, राज्य से बाहर नहीं निकल पाता। अब ये कैसी समस्या है, ये राजनीतिक और आर्थिक समस्या है। क्यों? कि चुनावों के टाइम राजनेता ऐसी योजनाएं लेके आ जाते हैं कि भाई महिलाओं को या किसी को भी 10-10 हजार रुपए डालेंगे हर महीने हर साल, ये वो, तो उनका कोई मतलब तार्किक कारण नहीं होता है, कोई रिसर्च विजन कुछ नहीं होता है, बस लोग लुभाव में वादे कर लेते हैं। अब इसमें कारण क्या है डेट ट्रैप के, एक तो क्या कर आधार सीमित है,
सबसे ज्यादा भाई केंद्र ज्यादा ज्यादा पैसे कमाते हैं। राज्य के पास देखते हैं तो इंडिया लेवल 1/3 संसाधन नहीं है राज्य के पास, जबकि वो देश के अंदर 2/3 पैसा खर्च उठाता है देश का। जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद कर दी तो वो खर्चा अब राज्य खुद को वहन करना पड़ रहा है, उसके लिए लोन लेना पड़ता है। गैर कर से अपन ने आय देखी कुछ ज्यादा ही नहीं थी अपनी, और जो खर्चा कर रहे हैं अपन वो वेतन मजदूरी पे ज्यादा हो रहा है। जैसे अपना 35% 70,000 के आसपास से वेतन और मजदूरी में जा रहा है। फिर सब्सिडी योजनाएं वगैरह इनमें अपन खर्चा कर रहे हैं, फ्री बीज लेके आ रहे हैं, सब्सिडी उद्योगों की माफ कर रहे हैं, किसानों की माफ कर रहे हैं। संस्थागत के अंदर क्या करते हैं, ऑफ बजट नहीं जरूरत है तो भी उधार लेके भाई ये फ्री बीज सब्सिडी देनी इसलिए उधार ले लेते हैं। एफआरबीएम की पालना नहीं करते। एफआरबीएम में कहा गया है कि भाई 3.7 से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का, ठीक है, अपना कितना है 4.2 के आसपास है। फिर पीएसयू के घाटा, तो सरकार की कुछ पीएसयू संस्थान होती है, जैसे राजस्थान में डिस्कॉम है विद्युत वाला, ये सब घाटे में ही चल रही है। ट्रांसपोर्ट है घाटे में चल रहा है, इनके घाटे की पूर्ति इनको जारी रखने के लिए भी सरकार पैसा देता रहता है। फिर इस चीज का नुकसान क्या हो रहा है कि आर्थिक पूंजीगत जो खर्च होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो खर्च कमी आ रही है, निजी निवेश भी कम होगा, इससे हतोत्साहित होगा। आर्थिक स्थिरता वो दीर्घकाल में अपन उसको प्राप्त नहीं करते, अस्थिरता की सी जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर देखो केंद्र और राज्य के अंदर तनाव आ जाएंगे। राज्य केंद्र से और कहेगा मुझे पैसे दो भाई, और केंद्र भी कहेगा इतना क्यों लोन ले रहे हो उनको। फिर नीतिगत लचीलापन कम हो जाएगा, नीतियों सख्त बनाई जाएगी। फिर सामाजिक तौर पे देखें तो सामाजिक सुरक्षा की गुणवत्ता कम हो जाएगी, भविष्य की पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा। इसमें सुधार क्या कर सकते हैं, तो वित्तीय पर तो जो भी अपन कर्ज ले रहे हैं ना उसका एक हिस्सा निश्चित तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन पे खर्च करना है, ताकि आय के सोर्स बने आगे भविष्य में। पूंजीगत खर्च होना चाहिए, ऑफ बजट से उधार लेनी नहीं है, एफआरबीएम की पालना करनी है, राजकोषीय घाटा 3.7 के अंदर रखना है तुमको। राजस्व सुधार क्या करना है, कर आधार को बढ़ाना है, डिजिटलीकरण कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भर सके। जीएसटी को सरल कर देना है, पीएसयू के अंदर सुधार किए जाए। राजनीतिक संस्थागत तौर पे क्या किया जाए, जो फ्री बीज लोक लुभावनी वो नहीं बनाई जाए, पारदर्शिता रखी जाए, वित्तीय अनुशासन हो, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है कंट्रोल होना चाहिए कि जरूरी है कि नहीं है खर्च करना वहां पे। और दूसरा, जो भी राज्य कोई भी कर्ज ले रहा है तो केंद्र को उसके ऊपर निगरानी रखनी है। इसी प्रकार से अपन राज्य को कर्ज जाल से बाहर निकाल सकते हैं, जिससे वहां पे आर्थिक स्थिरता बनी रहे। इस प्रकार ये टॉपिक अपना पूरा होता है। थैंक यू।